हेलो दोस्तों। हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 7वां चैप्टर है, राज्य से साम्राज्य। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथों में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और उसे छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी मुस्कुराता चेहरा हुआ बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों में देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों से काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। तो ये जो शेर देख रहे हैं आप, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। इसे सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, जो कि अशोक के शासनकाल का है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था कि अभिलेख क्या होते हैं। चलिए कमेंट करके आप बताइए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अभी किताब है अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य ने लिखा था। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। अब देखिए, एक साम्राज्य जो होता है ना, वो एक राज्य से काफी बड़ा होता है। इनमें साम्राज्य की राजधानियां पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा साम्राज्य था, जिसमें उत्तर पूर्वी भारत का पाटलिपुत्र, मध्य भारत का उज्जैन और उत्तर पश्चिमी भारत के तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। अब ये वंश के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये साम्राज्य के कुछ जगह दिखाए गए हैं। ये देखिए कितना विस्तृत था, कितना फैला हुआ था। अफगानिस्तान के कंधार से लेकर और बिहार के पाटलिपुत्र तक, जो कि आज पटना कहलाता है। ये काफी प्रमुख नगर हैं और ये जो ब्लैक कलर में है, ये इनकी राजधानियां हैं, जिसमें तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। तक्षशिला तो आज पाकिस्तान में है, उज्जैन आज भारत के मध्य प्रदेश, और पाटलिपुत्र जिसे पटना के नाम से जानते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत का जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। अब मध्य भारत का ये हिस्सा, ये ज्यादातर जंगलों से बसा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। आज भी आप देखते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उसी तरह उस समय भी था। वह लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहां तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा यानी कि टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था,
अब आप बताइए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अभी हमने पढ़ा था अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं डाकिए का काम करने वाले, संदेश देने वाले, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। मतलब कि राजा के उस समय जासूस भी हुआ करते थे, जो उनके अधिकारियों पर नजर रखा करते थे कि वे अपनी मनमानी वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र थे या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांत क्या था, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। अब इतने बड़े क्षेत्र में वो इम्पोर्टेंट जगहों पर ही अपना नियंत्रण रखते थे, जैसे कि प्रमुख मार्गों और नदियों पर, जो कि आने जाने का साधन था। ये आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र, अभी हमने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था। किसने लिखी थी ये पुस्तक? चाणक्य ने। उसमें लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना का मतलब होता है एक तरह से आज के समय में देखें तो गिफ्ट देना, मतलब कि ये कोई कर की तरह नहीं होता है, अपनी इच्छा से देना। यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय लोगों से लिए जाते थे, जो स्वेच्छा से इसे देते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, जहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दे। मधु मतलब शहद। मेगस्थनीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इसने एक किताब लिखी थी जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उस किताब का नाम था इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज ने ही लिखी थी। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पढ़ते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। अब कलिंग के बारे में आप, ये एक उड़ीसा का प्राचीन नाम है, मतलब जो कि आज उड़ीसा है भारत में, उसे उस समय कलिंग के नाम से जाना जाता था। अब अशोक ने यहाँ पर एक युद्ध किया था, जिसके बाद से उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध को त्याग दिया। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। देख लेते हैं एक बार इसे मैप में। ये देखिए यहाँ पे कलिंग है, जो कि आज उड़ीसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से नफरत हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब एक
अभिलेख अशोक ने लिखवाया था जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, ये पढ़ लेते हैं एक बार। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही थी, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, मतलब कलिंग पर अपनी जीत हासिल की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों से बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अब धम्म क्या होता है? ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है धर्म। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि धर्म, अशोक का धम्म कैसा था। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं। अभिलेख का मतलब हमने पढ़ा था, जो पत्थरों पर उकेरा जाता है, जो शब्द पत्थरों पर कोई संदेश लिखा जाता है बड़े बड़े पत्थरों पर, उसे ही अभिलेख कहा जाता है। तो कहते हैं कि भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसे उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। अब धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। अब देखते हैं अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छा व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। जानते हैं कि हम 2300 साल, लगभग 2300 साल पहले की बात कर रहे हैं और बौद्ध धर्म 2600 साल पहले आया था, यानी कि बौद्ध धर्म के आने के 300 साल बाद की बात की जा रही है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, मतलब कि उन समस्याओं का समाधान करना ही उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। अभी एक चित्र है, ये एक स्तंभ है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ऐसे ही एक स्तंभ पे, जो आज हम एक 4 मुंह वाले शेरों को देखते हैं, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, वो भी सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। ऐसे कई स्तंभों पर उन्होंने ये बनवा रखे थे। और उन्होंने क्या क्या काम किए? उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश ये उतना जरूरी नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं। अब ये कुछ लिपि दिए गए हैं। अब अ को कुछ भाषाओं में लिख कर दिखाया गया है कि ये किस तरह से अलग अलग लिखे जाते हैं। ये स्टार्टिंग की जो ब्राह्मी लिपि थी, उसमें अ को ऐसे लिखा जाता था। बांग्ला में ऐसे लिखते हैं, मलयालम में और तमिल में ऐसे लिखते हैं, और देवनागरी भाषा में, जो कि हिंदी लिपि है, उसमें ऐसे लिखा जाता है। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। मतलब कि इसी लिपि से ये सारी लिपियां उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं।
तो अपना चैप्टर खत्म हो गया। देखते हैं आगे। ये कुछ मैप दिए गए हैं। अब जो इस कलर के, ये जो है, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। जो आज का चाइना है, उनके जो राजा थे उनके नियंत्रण में ये मार्ग थे। ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। कुषाण के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये जो ग्रीन रंग है, और ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। ये जो आप देख सकते हैं ग्रे कलर टाइप का, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं समुद्रों में, ये समुद्र के आने जाने के रास्ते थे। और इन मार्गों पर रोम के शासकों का नियंत्रण था। ये जो आप देख रहे हैं, ये रोमन साम्राज्य के नियंत्रण में ये सारे मार्ग थे। ये देखिए, चीन के नियंत्रण वाले मार्ग ये सारे हैं। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पतन यानी कि बंदरगाह काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मतलब कि दक्षिण भारत, यहाँ से काली मिर्च का निर्यात किया जाता था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग था। मानचित्र में पोडुका दक्षिण भारत में ढूंढो। अरिकामोडू का यह रोमन नाम था। अब पोडुका कहाँ है, ये देखिए, ये है पोडुका। आगे की बात। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। इसमें भी हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। कुषाणों के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके साथ कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। ये कुषाण सिक्का का चित्र दिखाया गया है, जो कुषाण के शासनकाल में ऐसे सिक्के चला करते थे। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल के बीच चोलो, चेरो तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हम उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। अब इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सबके साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की। अब जो व्यापारी थे वो जमीन के रास्तों की खोज की और उसके साथ साथ समुद्री रास्तों की भी खोज की। वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 8, जिसमें हम कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। और धीरे धीरे जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ इसका हम बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, मैं डिटेल में भी इनकी वीडियोस लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।